पार्ट 8 की शुरुआत में दिखाते हैं कि जेग्यांग जेस्योंग पर स्लश फंड का सारा इल्जाम लगा देती है। वो कहती है कि उसके जुड़वा भाई ने उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जेग्यांग चोइस्योंग के एक एम्प्लॉय के साथ मिलकर चोइस्योंग केमिकल्स, जो जेग्यांग का डिपार्टमेंट है, और उसके स्लश फंड के बीच का कनेक्शन दिखाने वाले रिकॉर्ड्स को नष्ट कर देती है ताकि जेस्योंग के खिलाफ केस और मजबूत हो जाए। यानी वो खुद के खिलाफ वाले सबूत तो खत्म करवा देती है लेकिन जेस्योंग के रहने देती है। अब वापस प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जेग्यांग पुलिस को एक फ्लैश ड्राइव देती है जिसमें चोइस्योंग ट्रेडिंग, जो जेस्योंग का डिपार्टमेंट है, उसके स्लश फंड से कनेक्शन होने के सबूत होते हैं। अब जेस्योंग बुरी तरह फंस जाता है और बार बार अपनी बेगुनाही की बात करता है कि मुझे जेग्यांग ने फंसाया है, लेकिन पुलिस बिना पूरी इन्वेस्टिगेशन के उसे छोड़ने से मना कर देती है। फिर पुलिस स्टेशन के बाहर दिखाते हैं कि जेस्योंग को कस्टडी में ले लिया जाता है, जबकि जुनियन, जो योंगहो है, वो जेग्यांग से कहता है कि उसने इस बार हद ही पार कर दी है, लेकिन जेग्यांग उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक जुनियन के सर में तेज दर्द होने लगता है और वो तुरंत योंगहो के हार्ट रेट लेवल्स चेक करता है। फिर उसके बाद उसे संजय का फोन आता है जो बताता है कि चोइस्योंग ट्रेडिंग पर रेड चल रही है। ये सुनते योंगहो भागता हुआ कंपनी आता है और देखता है कि यंसी को भी पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। फिर वो जेस्योंग के ऑफिस आता है जो पुलिस वालों ने रेड डालकर पूरा खाली कर दिया था। तभी वहाँ संजय आता है और योंगहो से बताता है कि शायद ट्रीटमेंट की वजह से जुनियन जल्दी ही होश में आने वाला है। तो वहीं सुगडो काफी गुस्से में होता है क्योंकि जेग्यांग ने झूठे इल्जाम लगाकर अपने ही भाई जेस्योंग को गिरफ्तार करवा दिया था, लेकिन जेग्यांग उसे चेतावनी देती है कि जो भी उसके खिलाफ जाएगा उसका भी यही अंजाम होगा। फिर वो बताती है कि अब उसे योंगहो का इलाज एक नई मेडिकल टीम संभालेगी और ये बात दूर से स्योनही भी सुन लेती है। तभी ब्यांगमो जेग्यांग को फोन करके युनसी को गिरफ्तार करवाने के लिए उस पर खूब गुस्सा करता है, लेकिन जेग्यांग उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहती है कि अब चोइस्योंग पर कब्जा करने या बैंग्युल और जेस्योंग को बर्बाद करने के लिए उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अब जेग्यांग की बढ़ती ताकत को देखकर स्योनी सुगडू से कहती है कि वो योंगो की रिकवरी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाए, क्योंकि जेग्यांग को रोकना बहुत जरूरी हो गया है। तो वहीं दिखाते हैं कि संजय उस एम्प्लॉय तक पहुंच जाता है जो जेग्यांग के लिए काम कर रहा था। वो उसे मजबूर करता है कि चोइस्योंग केमिकल से जुड़े स्लश फंड के डिलीट किए गए रिकॉर्ड्स वापस रिस्टोर करे। साथ ही वो उसे सेफ में रखे उन रिकॉर्ड्स की हार्ड कॉपी भी मांगता है। अब एम्प्लॉय देखने में तो उसकी बात मान लेता है, लेकिन चुपके से अलार्म ऑन कर देता है, जिससे सिक्योरिटी और जेग्यांग दोनों को तुरंत खबर मिल जाती है। जब जेग्यांग सिक्योरिटी के साथ वहां पहुंचती है तो एम्प्लॉय झूठ बोलते हुए कहता है कि संजय उसे धमकाकर चोइस्योंग केमिकल्स को फंसाने के लिए नकली फाइल्स रखने पर मजबूर कर रहा था। फिर वो रिस्टोर किया हुआ डाटा जेग्यांग को दे देता है और जेग्यांग संजय को सिक्योरिटी गार्ड से पकड़वा लेती है और फिर उसके तुरंत बाद जेग्यांग उन रिकॉर्ड्स की हार्ड कॉपी भी जला देती है और फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम को शामिल करते हुए इमरजेंसी मैनेजमेंट मीटिंग बुला लेती है। अब अगले दिन दिखाते हैं कि मीटिंग के दौरान जेग्यांग संजय पर उसके खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाती है। तभी बैंग्युल कहती है कि चोइस्योंग केमिकल का भी स्लश फंड से कनेक्शन है, लेकिन जेग्यांग उससे सबूत मांग कर उसकी बात वहीं खत्म कर देती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास जेग्यांग के खिलाफ अभी कोई सबूत नहीं होता। इसके बाद वो ट्रेडिंग से जुड़े सारे प्रोजेक्ट्स तुरंत रोकने का ऑर्डर देती है और कंपनी के 20% एम्प्लॉयज को निकालने का भी अनाउंसमेंट कर देती है। अब जब वहाँ बैठे डायरेक्टर्स को पब्लिक के गुस्से और ब्लैकलिश की चिंता होती है तो जेग्यांग कहती है कि एम्प्लॉयज को ये कह दिया जाएगा कि एआई इंसानों की जगह ले रहा है, इसलिए एम्प्लॉयज को हटाया जा रहा है। फिर वो एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालने का काम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम को दे देती है ताकि बाद में सारा दोष बैंग्युल और जुनियन पर आ जाए। और आखिर में जेग्यांग खुद को ट्रेडिंग और केमिकल्स दोनों कंपनीज का एक्टिंग चेयरमैन और सीईओ भी अनाउंस कर देती है। वैसे योंगो तुरंत समझ जाता है कि जेग्यांग की असली चाल क्या है, लेकिन फिर भी वो एम्प्लॉयज को निकालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। अब बाद में दिखाते हैं कि जेग्यांग संजय से मिलने आती है तो संजय उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे एक बार जुनियन से मिलने दे, लेकिन जेग्यांग उसे मना कर देती है। तो संजय गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हारे डैड तुम्हें ऐसे देखते तो पूरी तरह टूट जाते, पर जेग्यांग प्राउडली कहती है कि उसके डैड जब ये देखते तो उस पर प्राउड करते, क्योंकि वो बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर चल रही है। साथ ही वो उसे भी साफ कह देती है कि इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक उसे बिल्कुल रिहा नहीं किया
जाएगा। फिर बाद में ब्योंगमो जेग्यांग को फोन करके युनसी को रिहा करवाने के लिए कहता है, लेकिन जेग्यांग उससे कहती है कि पहले तुम मेरी कंपनी चोइसियांग के मामलों में दखल देने के लिए माफी मांगो, और इतना ही नहीं, अगर तुम अपनी बेटी को छुड़वाना चाहते हो तो कंपनी में छुपा कर रखे अपने सारे शेयर्स भी मेरे नाम करने होंगे। और बस ये सुनकर ब्योंगमो को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना फोन ही फेंक देता है। वैसे इसी दौरान दिखाते हैं कि बैंग्यूल नोटिस करती है कि स्कैंडल की वजह से एम्प्लॉइज उसे जुनियन और बोंकी से दूरी बनाने लगे। तब योंगहो उसे समझाता है कि कोई भी कदम उठाने से पहले शांति से और समझदारी से सोचो, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉइज को निकालने का काम पूरा नहीं करेंगे तो जेग्यांग उन्हें भी नौकरी से निकाल सकती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि बोंकी ये तय नहीं कर पा रहा होता कि किन एम्प्लॉइज को निकाला जाए, क्योंकि किसी एम्प्लॉय की शादी होने वाली होती है तो कोई प्रेग्नेंट होती है, और एक बंदा तो ऐसा होता है कि सीधा बोंकी को धमकी दे देता है कि अगर उसने उसे जॉब से निकाला तो वो यहीं पर कूदकर अपनी जान ले लेगा। तो अब बोंकी की सिचुएशन को देखकर योंगहो उससे कहता है कि वो एम्प्लॉयज को निकालने के लिए एचआर की बनाई हुई लिस्ट का ही इस्तेमाल करे। तो बोंकी गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें ये काम इतना ही आसान लग रहा है तो तुम क्यों नहीं करते। तो योंगहो कहता है कि ठीक है, फिर मैं कर लेता हूँ। और अब दिखाते हैं कि योंगहो ही एम्प्लॉयज को कंपनी से निकालने का काम शुरू कर देता है, जिससे कंपनी का माहौल काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है। और ये सब देखकर बैंग्यूल परेशान हो जाती है, और जब उससे ये सब नहीं देखा जाता तो वो जेग्यांग के पास जाकर उसे ये सब रोकने की गुजारिश करती है। लेकिन जेग्यांग बदले में स्माइल इन्वेस्टमेंट के पास मौजूद चोइसियांग के 30% शेयर्स की मांग कर देती है कि तुम मुझे पहले अपने 30% शेयर्स दे दो, फिर मैं ये सब रोक दूंगी। लेकिन बैंग्यूल ऐसा नहीं करती, और बाद में वो इस बात को जुनियन के सामने रखती है और कहती है कि वो उन एम्प्लॉयज का साथ नहीं छोड़ सकती जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस कंपनी को खड़ा किया है। तो योंगहो उसे समझाता है कि अगर वो जेग्यांग की ये मांग मान भी लेती है तब भी जेग्यांग यही नहीं रुकेगी। वो बैंग्यूल से कहता है कि सिर्फ इस पल को नहीं बल्कि पूरी सिचुएशन को देखकर फैसला ले। लेकिन गुस्से में बैंग्यूल योंगहो पर ही इल्जाम लगा देती है कि वो भी जेग्यांग की तरह ही सोचने लगा है। फिर वो साफ कह देती है कि स्माइल इन्वेस्टमेंट शेयर्स के साथ क्या करना है इसका फैसला वो अपनी मर्जी से करेगी। इसके बाद योंगहो अपना दिमाग शांत करने के लिए थोड़ी देर बाहर टहलने निकल जाता है, और उसे बहुत गुस्सा आता है कि पता नहीं कैसी फैमिली है ये मेरी। पर तभी उसकी नजर कंपनी के एक पुराने एम्प्लॉय पर पड़ती है जो वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर रहा होता है। अब वो ये देखकर एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू करता है। तब उसे पता चलता है कि कंपनी के कई पुराने और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज अचानक वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये देखते ही उसे एहसास हो जाता है कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही है। फिर उस रात दिखाते हैं कि बैंग्यूल और बोंकी जुनियन के इरादों को लेकर बात करते हैं कि पता नहीं वो क्या चाहता है। और इसी बीच दिखाते हैं कि युनसी को रिहा कर दिया जाता है, और वो ये जानकर शॉक होती है कि ब्योंगमो ने जेग्यांग के साथ हाथ मिला लिया है। फिर बाद में दिखाते हैं कि जब बैंग्यूल युनसी और जेग्यांग को एक साथ देखती है तो वो काफी परेशान हो जाती है कि पता नहीं अब इन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। फिर अगली सुबह दिखाते हैं कि बैंग्यूल और बोंकी जुनियन से सुलह करने के लिए उसके घर आते हैं। लेकिन जैसे ही बोंकी जुनियन की दादी की आवाज सुनता है जो जुनियन को नाश्ता करने के लिए बुला रही होती है, तो बोंकी दोनों को अपने साथ घसीटकर जुनियन के घर के अंदर ले जाता है, और फिर वहाँ तीनों मिलकर ऑक्सन के साथ नाश्ता करते हैं। वैसे इतना सारा खाना देखकर किसी को यकीन ही नहीं होता कि ऑक्सन को डेमेंशिया है। खैर फिर बैंग्यूल ऑक्सन को एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट करती है ताकि वो हमेशा उनकी लोकेशन और हालचाल पर नजर रख सके। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सियोनी जेल में जेसियांग से मिलने जाती है और उसके लिए घर का खाना लेकर आती है, और उसके इस जेस्चर से जेसियांग टच हो जाता है, लेकिन अभी भी अपनी अकड़ दिखाना नहीं भूलता। लेकिन जैसे ही वो सियोनी के हाथ का खाना खाता है तो ऐसा लगता है कि वो बस रोने ही वाला हो। तो वहीं ऑफिस में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम जेग्यांग के फैसलों पर चर्चा करती रहती है, और इसी दौरान जूनियर नोटिस करता है कि एम्प्लॉय को निकालने वाली लिस्ट में खास तौर पे जेसियांग की कोर टीम के मेंबर्स को निशाना बनाया गया है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि वो एम्प्लॉय जिसने रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया था ऑफिस आ जाता है और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पर इल्जाम लगाता है कि 15 साल तक कंपनी के लिए काम करने के बाद भी उसे बेइज्जती जैसा कंपनसेशन ऑफर किया गया है। अब वो एम्प्लॉय गुस्से में वहाँ से चले जाता है, लेकिन ये सब देखकर योंगहो को आखिर समझ आ जाता है कि जेग्यांग जानबूझकर चोइसियांग को बर्बाद कर रही है। इसके बाद वो बोंकी से कहता है कि एम्प्लॉयज के बीच चल रही बातों और गॉसिप के जरिए ज्यादा से ज्यादा
जानकारी इकट्ठा करे। अब बॉन्की अपने काम पे लग जाता है और उससे पता चलता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर क्वान उस एम्प्लॉय को जेग्योंग से मिलने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, जो अभी इन पर गुस्सा करके गया था। इसके बाद बैंग्यूल, बॉन्की और जूनियन क्लीनिंग स्टाफ की मदद से जेग्योंग के ऑफिस से श्रेड किए गए कागजों के टुकड़े इकट्ठा करते और घर आकर सारी रात मेहनत करके उन्हें जोड़ते। तब उन्हें एक बड़ा राज पता चलता है, यानी कि जेग्योंग और ब्योंगमो चुपके से तायहा ग्रुप की मदद कर रहे हैं ताकि मैनेजर ली, जो रिटायरमेंट ले रहा है, उसके जरिए चॉइसियों के एम्प्लॉयज को तायहा ग्रुप में रिक्रूट किया जा सके। यानी यहाँ जेसियों के एम्प्लॉयज को तायहा ग्रुप में भेजने की प्लानिंग चल रही होती है। अब तीनों तुरंत मैनेजर ली को रोकने के लिए भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैनेजर ली और उसकी पूरी टीम पहले ही रिजाइन करके तायहा ग्रुप ज्वाइन कर चुकी होती है। और इसी दौरान दिखाते हैं कि जेग्योंग भी ब्योंगमो के साथ अपनी डील फाइनल कर देती है और हाइड्रोजन बिजनेस को भी उसके हवाले करने वाले पेपर्स पर साइन कर देती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जेग्योंग की योंगहो से बहस हो रही होती है। दरअसल योंगहो ने उससे ऑर्डर दिया था कि हाइड्रोजन बिजनेस को जेसियोंग की ट्रेडिंग डिवीजन के हवाले कर दिया जाए, लेकिन जेग्योंग उनके इस फैसले के खिलाफ होती है। वो कहती है कि ये प्रोजेक्ट उसने खुद खड़ा किया है, लेकिन योंगहो उसकी एक भी बात नहीं मानता और उससे उस प्रोजेक्ट का कंट्रोल अपने पास रखने की परमिशन देने से साफ मना कर देता है। अब वापस प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जेग्योंग डील को पूरी तरह फाइनल कर देती है। इस डील के बदले उसे 300 बिलियन वॉन फ्यूचर के हाइड्रोजन बिजनेस के मुनाफे का 1% हिस्सा और तायहा के पास छुपा कर रखे चॉइसियों के शेयर्स मिल जाते हैं। अब जेग्योंग की ये चाल देखकर ब्योंगमो भी काफी नाराज और परेशान हो जाता है। फिर बाद में जूनियन जेग्योंग का सामना करता है और उससे पूछता है कि आखिर वो असल में चाहती क्या है। इस पर जेग्योंग मान लेती है कि वो अपने डैड से बदला ले रही है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्होंने हमेशा सबसे अच्छे मौके जेसियोंग को ही दिए थे। वो याद करती है कि कैसे योंगहो हमेशा लोगों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते थे और सिर्फ उनकी कामयाबी को ही इनाम देते थे। अब ये सब सुनने के बाद योंगहो को आखिरकार एहसास होता है कि जेग्योंग को इस मॉन्स्टर में बदलने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। अब बाद में वो सोचने लगता है कि कहीं चॉइसियों के इस बर्बाद होने के पीछे असली जिम्मेदार वो खुद तो नहीं है। इसी दौरान बॉन्की और बैंग्यूल को क्लीनिंग स्टाफ से संजय का पता चल जाता है कि उसे कहाँ कैद करके रखा गया है, तो वो दोनों फौरन क्लीनिंग स्टाफ का भेष बदल कर आते और संजय को कैद से छुड़ा ले जाते। इसके बाद तीनों योंगहो से मिलने आते हैं और योंगहो उन्हें बताता है कि चॉइसियों को बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका है और वो है कि स्लश फंड की पूरी जिम्मेदारी चेयरमैन कांग योंगहो के सर डाल दी जाए। ऐसा करने से जेसियोंग रिहा हो जाएगा और फिर वो उसके सारे शेयर्स का इस्तेमाल करके पहले ट्रेडिंग डिवीजन को और उसके बाद पूरी कंपनी को वो लोग बचा सकेंगे। तो इस पर संजय कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो योंगहो की सारी इज्जत और जिंदगी भर की बनाई हुई पहचान बर्बाद हो जाएगी। और साथ ही बैंग्यूल भी गुस्से में भड़क उठती है और जूनियन, जो योंगहो ही है, उसको जोर से थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि वो अपने डैड को जेसियोंग और जेग्योंग के किए हुए गुनाहों की सजा बिल्कुल नहीं भुगतने देगी। अब बैंग्यूल का ये रिएक्शन देखकर योंगहो हैरान रह जाता है और स्माइल भी करने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि बैंग्यूल अपने डैड की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन बैंग्यूल के अगेंस्ट होने के बाद भी योंगहो यही कहता है कि उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। अब बाद में बैंग्यूल इस प्लान के बारे में अपनी मॉम स्योनही से बात करती है और काफी सोचने के बाद स्योनही भी मजबूरी में मान जाती है कि अगर चॉइसियोंग को बचाने की बात हो तो योंगहो खुद भी बिना हिचकिचाए ऐसी कुर्बानी दे देते। अब कुछ ही देर बाद जेग्योंग को पता चल जाता है कि संजय को उसकी कैद से छुड़ा लिया गया। ये जानते ही वो गुस्से में कसम खा लेती है कि अब बैंग्यूल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर अगली सुबह दिखाते हैं कि जेग्योंग बोर्ड मेंबर्स के सामने हाइड्रोजन बिजनेस की डील और उसमें युनसी के शामिल होने के बारे में बात करती है। फिर वो डायरेक्टर से गुजारिश करती है कि युनसी को माफ कर दिया जाए और उसे अपने हस्बैंड की गलतियों को सुधारने का एक मौका दिया जाए। लेकिन तभी अचानक जेसियोंग मीटिंग में आ धमकता है और उसके पीछे जूनियन और बैंग्यूल भी आते और सबके सामने एक न्यूज रिपोर्ट चला देते, जिसमें संजय ये कबूल करता है कि चेयरमैन कांग योंगहो की तरफ से स्लश फंड की पूरी जिम्मेदारी वो ले रहा है। अब जेग्योंग ये सब देखकर हैरान रह जाती है कि जेसियोंग जेल से रिहा हो चुका है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि चॉइसियोंग को बचाने के लिए बैंग्यूल ने मजबूरी में जेसियोंग के साथ एक डील की थी
अब वापस प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जेस्योंग ताना मारते हुए अपनी बहन जेग्योंग का ट्रेडिंग का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगा। अब ये सब देखकर जेग्योंग को अंदर ही अंदर बैंग्यूल और जुनियन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कहती। फिर उस रात दिखाते हैं कि जुनियन, बैंग्यूल और बोंकी साथ बैठकर खाना खाते हैं और खाने के दौरान जुनियन बैंग्यूल का मूड ठीक करने की कोशिश करता है। तब बोंकी कहता है कि उन दोनों ने ही उससे झूठ बोला था और फिर उन्हें अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर दोबारा सुलह करने की सलाह देता है। तो वहीं इसी दौरान दिखाते हैं कि जेग्योंग अकेले ही योंगहो के हॉस्पिटल रूम में जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सन को ये एहसास होता है कि उसके पोते जुनियन की आत्मा उससे गुड बाय कहकर उससे दूर जा रही है। फिर अचानक हॉस्पिटल में आईसीयू के मॉनिटर पर अलार्म बजने लगता है और योंगहो की बॉडी की हालत बिगड़ने लगती है। तो वहीं इधर जुनियन को भी चक्कर आने लगते हैं और वो अचानक वहीं गिर पड़ता है और हॉस्पिटल में दिखाते हैं कि अलार्म बजते ही सुगडू दौड़ते हुए योंगहो के रूम की तरफ भागता है और बार बार जेग्योंग को फोन करता है, लेकिन वो जानबूझकर उसकी एक भी कॉल नहीं उठाती और सीधा अपने ऑफिस में आकर आराम करने लगती है कि तभी जेस्योंग जेग्योंग के ऑफिस में घुस आता है और गुस्से में उसका सामना करता है और उस पर अपने ही डैड का कत्ल करने का इल्जाम लगा देता है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।